हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? और आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में उत्तराखंड समूह के लिए स्पेशल क्लास, जिसमें हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हम बात करेंगे डे 29 की। तो कुछ क्लास हैं जो कि मैंने 20 में कंप्यूटर की ली थी, और कंप्यूटर हमने 4 क्लास में देख लिया है। महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर से देखी हैं। 4 की 4 वीडियो आप लोग देखना, वहाँ पर से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी जीएस को मजबूत कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे फिर से प्राचीन भारत के इतिहास में, और हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे उत्तर मौर्य काल। मौर्य के बाद उत्तर मौर्य काल की हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर रीजनिंग, अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो रीजनिंग बिल्कुल देख लेना। बेसिक से 19 क्लास है जो कि यहाँ पर कराई गई हैं। उत्तराखंड का पेपर हल, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल में करा रहा हूँ, आप लोगों को इसको भी देखना है। और हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। 28 क्लास है जो कि मैंने यहाँ पर करा दी हैं अभी तक। उसके बाद भी मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो ये सीरीज़ भी आप लोगों की चल रही है। बढ़िया तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम जीएस को मजबूत करने के लिए आप लोग देखें। हिंदी के अलावा और यहाँ पर बिनसर ईयर बुक जो कि आप देख रहे हैं, लगभग इसमें भी 6 से 7 क्लास हैं जो कि हमने ले ली हैं। करंट अफेयर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपका जीएस मजबूत होगा। आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आप लोग और भी देख सकते हैं, विश्व का भूगोल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, पटवारी लेखपाल वाले देख लो। उत्तराखंड के पर्यटन से भी क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग हर एक वीडियो को देखें। यहाँ पर आप लोगों के लिए हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। विश्व का इतिहास पटवारी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विश्व के इतिहास से। तो आप लोग इसको भी छोड़ना मत। उसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को करा रखा है। लगभग 30 क्लास हैं जो कि इसमें भी करा रखी हैं। तो आप लोग इसको भी देखना, आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल यहाँ पर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। और देखो, मेरा जो तरीका है वो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करने का। मैं कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ और टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा लिया। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बेहतरीन तैयारी है जो कि मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखना और हर एक चीज़ को यहाँ पर से समझने की कोशिश करना। और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को देखें बढ़िया तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये कंटेंट आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में, पेड क्लास में मिलती हैं इस टाइप की चीज़ें। तो अगर मैं आप लोगों को फ्री में यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को जोड़ें, और अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पर से सलेक्शन हो। मैं ऐसे ही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो चलिए यार, ज़्यादा बात न करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और मौर्य काल के बारे में बात करेंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य जो था भारत का सबसे बेहतरीन, प्राचीन भारत का इतिहासों में उनका नाम दर्ज है। जैसे कि हम अशोक की बात करें और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो ये एक महान सम्राट थे यहाँ के भारत के, और इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या हुआ, जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, अशोक की मृत्यु के बाद यहाँ पर मौर्य काल में कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं होता है। तो क्या होता है, मौर्य साम्राज्य में एक अंतिम शासक था जिसका नाम है बृहदत्त। बृहदत्त, आप लोग इसको देख लेना, क्योंकि बृहदत्त से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। इसकी जो मृत्यु की थी, इसकी हत्या जो की थी वो किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि इसी का सेनापति था। और मगध में शुंग वंश की स्थापना उसने कर दी थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, जब एक महान वंश का पतन होता है, जब भी एक महान वंश का पतन होता है, जब भी एक महान शासक का यहाँ पर पतन होता है, तो उसके बाद की जो स्थिति बनती है वो थोड़ी सी अलग बन जाती है। यहाँ पर जो सुदृढ़ व्यवस्थाएं थी भारत में, जो एक मजबूतीकरण थी, उसको थोड़ी सी चोट पहुँचती है।
इसी क्रम में यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते हैं। जब भी आप लोग देखोगे सत्ता अगर कमज़ोर हाथों में है तो बाहरी लोगों का आक्रमण अवश्य होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए। अब विदेशी आक्रमण किस किस के हुए देखो, सबसे पहले आप लोगों से इनके क्रम भी पूछे जाते हैं कि पहला आक्रमण किसका हुआ मौर्योत्तर काल में। हमने मौर्यों से पहले भी आक्रमण पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने ईरानी और यूनानी आक्रमण पढ़े थे। अब हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करेंगे, इसमें हिंद यवनों का आक्रमण होता है, जो कि हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं इनको। उसके बाद शकों का आक्रमण होता है, फिर पार्थियन का आक्रमण होता है जिनको पहलव भी बोला जाता है, और फिर होता है कुषाणों का आक्रमण। जिस समय ये आक्रमण हो रहा होता है भारत में, उसी समय भारत में छोटे छोटे राजवंशों का भी उदय होता है, जिनको हम क्षेत्रीय दल बोलते हैं, क्षेत्रीय राजवंश बोलते हैं, जो कि छोटे छोटे अपने अपने स्थानों में क्या करते हैं, अपने राजवंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दक्षिण भारत में अलग राज्य हैं और उत्तर भारत में अलग वंश है, जो कि यहाँ पर अपना परचम लहराते हैं। तो इन्हीं में महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में दे रखी है, उनको हम देखेंगे। वैसे यहाँ पर होने को तो बहुत क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है मौर्योत्तर काल में, लेकिन हमको जो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, वो क्या दे रखा है, शुंग वंश दे रखा है, कर्ण वंश दे रखा है, सातवाहन वंश दे रखा है। तो हम इन तीनों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली जो मौर्योत्तर काल की मेरी वीडियो है, ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक में हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण की, और दूसरे में हम बात करेंगे जो भारत में राजा हैं, जो भारत के शासक हैं, जो भारत के अपनी भूमि के शासक हैं, उनका विकास किस प्रकार से होता है। इसी समय आप लोग देखेंगे जब कहीं पर भी विदेशी आक्रमण होता है तो यहाँ पर विदेशी लोग आ रहे हैं। जब विदेशी लोग भारत में आ रहे हैं तो विदेशों के साथ अपने कुछ चीज़ें लाएंगे, जैसे कि मुद्रा लाएंगे, अपने साथ कुछ चीज़ों का व्यापार करेंगे ये लोग। तो इस काल में हम देखेंगे, जैसे हमने सबसे पहले वैदिक काल देखा था। वैदिक काल में आप लोग माइंड में क्लिक करना, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा था। वैदिक काल में जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, वो भरण पोषण की अर्थव्यवस्था थी। लोग कबीले में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा समाज बदला। वहाँ पर हमने क्या देखा, लोहे का आगमन हो जाता है, लोहे की खोज हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है, तो गंगा यमुना नदी घाटी के सहारे क्या होता है, हमारा द्वितीय नगरी क्रांति का जन्म होता है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बदलने लगती है। धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में आने लगते हैं लोग, कृषि को अपनी पेशा बनाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म का भी यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। तो इस काल में आप लोग देख रहे हैं समाज में भी परिवर्तन आ रहा है, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आ रहा है, और हमारा जो व्यापार वाणिज्य है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। जब हमने देखा द्वितीय नगरी क्रांति जो है, उसमें हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस शुरुआत को प्रोत्साहन कौन देते हैं, इसको प्रोत्साहन देते हैं मौर्य काल में जो मौर्य राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये क्या करते हैं, इस चीज़ को और आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम बात करेंगे द्वितीय नगरी क्रांति का जो चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है, जिसमें भारत में अर्थव्यवस्था जो है एक मजबूत स्थिति में पहुंची, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था का व्यापार विदेशों के साथ हुआ, वो था मौर्य काल। क्यों ऐसा, क्यों? इससे पहले विदेशी लोग यहाँ पर आए नहीं थे। ठीक है, मौर्य काल में हम विदेशी लोगों के बारे में नहीं देखते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको मौर्य साम्राज्य के महान सम्राटों ने हरा दिया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पर जो भी विदेशी शासक आए, वो अपने साथ अपनी पहचान लेके आए, अपनी संस्कृति लेके आए, और भारत से व्यापार करने के लिए यहाँ पर से कुछ चीज़ें बाहर गईं और वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ आई। तो इस प्रकार आपके एग्जाम के सिलेबस में ये भी दिया गया है कि जो विदेशी आक्रमण हैं उसका भारत पर क्या प्रभाव हुआ। तो हम ये भी देखेंगे विदेशी आक्रमण के साथ भारत में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। तो आप लोग देखेंगे इसी समय में भारत जो है एक सोने की चिड़िया बनने के ओर बढ़ रहा है। और ये सोने की चिड़िया कब कहलाएगा? मौर्योत्तर काल के बाद, जब गुप्त साम्राज्य आएगा।
तो उस समय भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में उभरेगा और हम भारत को पूरे विश्व के रूप में देखते हैं फिर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण की, और विदेशी आक्रमण में हमारा जो पहला आक्रमण है वो है हिंद यवनों का आक्रमण। हिंद यवनों का आक्रमण हम देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, भौगोलिक इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये है भारत का मैप। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो भारत के शासक हैं या फिर भारत के राज हैं, राजवंश हैं, वो कौन कौन से हैं। सातवाहन आप लोग देख रहे हैं, चेल वंश है, पांड्य वंश है, चोल और चेदी, ये सभी दक्षिण भारत में हैं। ये सभी कहाँ पर हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, और यहाँ पर हमको इनको पढ़ना है, अगली वाली वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऊपर की ओर आओ, उत्तर में यहाँ पर मगध है। मगध में कौन था, मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर रही थी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पर शुंग वंश और उसके बाद कौरव वंश की स्थापना यहाँ पर होती है। तो मगध में 2 वंश हैं जो कि मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे, ये है हमारे भारत की सीमा जो कि चीन के साथ टच होती है, और भारत के ऊपर जो है वो है चीन। चीन के इधर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक स्थान है बैक्टीरिया। अफगानिस्तान में मध्य एशिया है, मध्य एशिया में बैक्टीरिया नामक स्थान है। यहाँ पर हिंद यवन जो हैं वो शासन कर रहे हैं। हिंद यवन यहाँ पर शासन कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत आने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिंद यवन के बारे में आपको पता चल गया कि ये कहाँ से आए हैं, बैक्टीरिया से आए हैं। बैक्टीरिया कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है, या फिर मध्य एशिया में, इसको हम मध्य एशिया भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और अपने राजधानी ये किसको बनाएंगे, साकल। साकल जो है वो सियालकोट, वर्तमान में सियालकोट है। उस समय ये साकल था, अभी वर्तमान में इसको सियालकोट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये गुजरात वाला क्षेत्र है जहाँ पर सौराष्ट्र बना रखा है मैंने, गुजरात का सौराष्ट्र। यहाँ पर शक आते हैं, लेकिन हम शकों को बाद में देखेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम सिर्फ हिंद यवनों की बात करते हैं। तो हिंद यवनों की अगर हम बात करें तो इनको देखो, यहाँ पर हिंद यवन में 2 वंश थे जो कि बैक्टीरिया में मध्य एशिया में विकसित थे, जिनमें थे डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइटिस वंश। 2 वंश आप लोगों ने पढ़ने हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर ये लोग आए और यहाँ पर इन्होंने अपना परचम लहराया, तो उनमें थे डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइटिस वंश। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डेमेट्रियस वंश के बारे में। देखो, डेमेट्रियस वंश में एक शासक था जिनका नाम है डेमेट्रियस। इसी के नाम पर इस वंश की यहाँ पर नाम रखा जाता है, और ये क्या है, इस वंश का संस्थापक भी कहलाता है। आप लोगों से पूछा ही जाएगा कि डेमेट्रियस वंश का संस्थापक, हिंद यवनों का जो वंश है डेमेट्रियस, उसका संस्थापक कौन है, तो यह डेमेट्रियस नामक शासक। उसके बाद यहाँ पर एक और शासक है जिसका नाम है अगाथोक्लिज, और लास्ट शासक है इसका मिनांडर। तो मिनांडर से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देखना। ये जो डेमेट्रियस वंश है, इसने 190 ईसा पूर्व 190 बीसी में बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया और साकल को राजधानी बनाया। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इन्होंने जो पाकिस्तान का सियालकोट वाला क्षेत्र है वहाँ पर अपनी राजधानी को बनाया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि इन्होंने राजधानी कहाँ पर बनाया, तो साकल को इन्होंने राजधानी बनाया। किसने, डेमेट्रियस ने। और ये जो डेमेट्रियस है, इसके बारे में देखो, मैंने कहा हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। तो इनका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ की जो भाषा है, मुद्रा है, वो भारत पर आई। और कैसी मुद्रा आई, द्विभाषी मुद्रा। तो द्विभाषी मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक कौन है, डेमेट्रियस है। और द्विभाषी का मतलब होता है जिसमें 2 भाषाओं का अंकन किया गया होगा। तो दोनों भाषाएं कौन कौन सी हैं, एक है खरोष्टी और दूसरी है यूनानी भाषा। तो आप लोगों को डेमेट्रियस से इतनी बात रखनी है ध्यान में। फिर आता है अगाथोक्लिज। अगाथोक्लिज एक ऐसा शासक है डेमेट्रियस वंश का, इसके बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, उसी को मैं बताऊंगा, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में जाने की बात है नहीं। तो इसकी जो मुद्राएं हैं, इसने जो मुद्राएं प्रचलित की थी उसमें इसने
बलराम और कृष्ण का अंकन मिलता है उसमें। तो पहली बार भारत में विदेशी मुद्राओं में बलराम और कृष्ण का अंकन मिलता है, चित्रांकन मिलता है, और वो किसकी मुद्राओं में मिलता है? वो अगाथोक्लिस की मुद्राओं में मिलता है। यानी कि ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, बलराम और कृष्ण, इनके बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अपनी मुद्राओं में उनका अंकन कर रहे हैं। यानी कि भारत की संस्कृति अब विदेशों में भी फैल रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आता है मिनांडर। मिनांडर की अगर हम बात करेंगे, इसने राजधानी सालकोट, जिसको हम साकल कहते हैं, ये आप लोगों को पता ही चल गया है। अब यहाँ पर से मिनांडर से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सोने की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था? भारत में स्वर्ण मुद्रा, गोल्ड कॉइन, तो भारत में गोल्ड कॉइन किसने जारी किए? मिनांडर ने जारी किए। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहला विदेशी साम्राज्य कौन सा है? भारत में पहले विदेशी कौन हैं जिन्होंने सोने की मुद्रा का भारत में प्रचलन किया? तो वो है हिंद यवन। हिंद यवनों ने सोने की मुद्रा का यहाँ पर शुरुआत की थी। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है क्या कि यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन सर्वाधिक अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा की, तो वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, कुषाणों ने जारी की थी। किसने जारी की थी सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा? कुषाणों ने। लेकिन इन्होंने क्या कर दी है, यहाँ पर शुरुआत कर दी है मिनांडर ने। इसका जो प्रमाण हमको मिलता है वो मिलता है रेह अभिलेख में। तो मिनांडर की जानकारी हमको रेह अभिलेख में मिलती है, और इसने नागा अर्जुन से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसने कौन से धर्म का ये अनुयायी था। तो मिनांडर की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का ये क्या था? अनुयायी था। फिर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है मिलिंद पन्हो से। इसकी एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, और जिसमें मिलिंद के जो ये मिनांडर हैं, जिसका मतलब है मिलांडर के प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर इस प्रश्न मिलिंद पन्हो में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट मिलिंद पन्हो का संबंध किस विदेशी शासक से है, या फिर किस हिंद यवन शासक से है, या फिर ये किस शासक की है? तो ये मिनांडर की है। बस इतनी बात आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा डेमेट्रियस वंश। अब दूसरे वंश में हम आते हैं जो है यूक्रेटाइटिस वंश। यूक्रेटाइटिस वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मिलती है उसको हम देख लेते हैं। यूक्रेटाइटिस वंश में पहला शासक है यूक्रेटाइटिस, इसके नाम पर ही इसके वंश का नाम है। तो आप लोगों से इसकी स्थापना वाला नाम पूछा जा सकता है, तो संस्थापक कौन है? यूक्रेटाइटिस है। ये भी बैक्टीरिया का एक शासक है, और इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। इसने अपनी राजधानी पाकिस्तान में तक्षशिला को बनाया। उसके बाद यहाँ पर एक शासक आता है जिसका नाम है एंटियालकिड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर से एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। ये जो एंटियालकिड्स है, इसने एमपी के विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में विष्णु मंदिर है एक, बेस नगर में। विष्णु मंदिर में इसने क्या किया? गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है गरुड़ स्तंभ से बहुत बार, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के एमपी में है, विदिशा में है। और कहाँ पर है? विष्णु मंदिर में है ये गरुड़ स्तंभ। और यहाँ से हमको किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ से भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण है ये। ये क्या है? भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण है गरुड़ स्तंभ। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये गरुड़ स्तंभ एंटियालकिड्स ने स्थापित किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर से इसका जो अंतिम शासक है यूक्रेटाइटिस वंश का, वो है हार्मियस। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है हिंद यवनों का अंतिम शासक कौन था? तो हिंद यवनों का अंतिम शासक था हार्मियस। तो अब हम चलेंगे थोड़ा और आगे की ओर। हिंद यवन हमने पढ़ लिए हैं, जितना आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने उसको बताने की कोशिश यहाँ पर की है। उसके बाद आते हैं शक। शकों से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछते जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं।
शकों का पहला शासक पूछ लिया जाता है, कौन आया था, जिसका नाम है मोऊ। मोऊ नाम है, इसको मेउस नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मेउस नाम से भी जाना जाता है। ये जो शक है वो कहाँ के निवासी हैं? ये भी मध्य एशिया के निवासी हैं, जहाँ पर हमने बैक्टीरिया नामक स्थान देखा था उसी के इर्द गिर्द, उसी के जो क्षेत्र है वहीं पर ये शक भी रहते थे। तो ये भी मध्य एशिया के निवासी हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण शासक है जो कि सबसे प्रतापी शासक था, सबसे बलवान शासक था यहाँ का, जिसका नाम है रुद्रदामन। और रुद्रदामन के बारे में आप लोगों से ये पूछा जाता है, इसका अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें हमने इससे पहले जब हमने देखा था उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य वाले में देखा था कि जूनागढ़ अभिलेख से वहाँ पर जानकारी मिलती है, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। और इन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था गुजरात के गिर पहाड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, तो ये अभिलेख गुजरात में है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, और ये सबसे प्रतापी शासक में माना जाता है। अब शकों से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इन शक्तियों को कुचल दिया, यानी कि शकों को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद तब से ये माना जाता है कि विक्रम संवत, जो हम कैलेंडर देखते हैं, विक्रम संवत कैलेंडर, शक संवत, तो उसका प्रचलन यहाँ पर से शुरू हो जाता है। तो आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये है 58 ईसा पूर्व, 58 BC। अब हम देखेंगे शक तो छोटा सा एक टॉपिक था, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब हम देखेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश देखने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, और यहाँ पर से हम थोड़ा सा शकों के बारे में भी जान लेंगे और कुषाणों के बारे में भी जान लेंगे। तो कुषाण वंश को जानने से पहले हम लोग इसका थोड़ा भौगोलिक मैप देख लेते हैं। ये भारत का ऊपर वाला क्षेत्र है, जो कि जम्मू कश्मीर वगैरह है यहाँ पर, और फिर ऊपर को चीन वाला क्षेत्र है। देखो यहाँ पर चीन की दीवार आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे बड़ी दीवार है विश्व की, चीन की दीवार। जब चीन की दीवार चीन में बन रही थी, उस समय यहाँ पर हूण निवास करते थे चीन में। कौन निवास करते थे चीन में? हूण निवास करते थे, हूण जनजाति। हूण जनजाति यहाँ पर निवास करती थी चीन में। तो चीन की दीवार बनने के बाद इसने, हूण जनजाति ने यहाँ पर पश्चिम की ओर जाना शुरू किया। ये यहाँ पर से विस्थापित हो गए। जब ये यहाँ से विस्थापित हो गए तो ये कहाँ चले गए? पश्चिमी मध्य एशिया में। पश्चिमी मध्य एशिया में ये चले गए, और जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर कोई ना कोई शासक शासन कर रहा होगा। तो यहाँ पर यूची जाति थी। यहाँ पर कौन सी जाति थी? यूची जाति के लोग शासन कर रहे थे, रह रहे थे, शासन तो नहीं कहेंगे क्योंकि जनजाति है एक। और ये 5 कबीलों में विभाजित थी। कितने कबीलों में विभाजित थी यूची जनजाति? 5 कबीलों में। ठीक है दोस्तों, 5 कबीलों में से एक था, एक कबीले का नाम था, मैं भूल रहा हूँ अभी फ़िलहाल उसका नाम, याद आ जाएगा तो अभी बता दूंगा। 5 कबीलों में से, और एक मेरे ख्याल से कुइस करके है कोई कबीला। तो कबीले का नाम आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बट उस कबीले, इन 5 कबीलों में से एक कबीला जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। उन्हीं 5 कबीलों में से एक था कुषाण वंश। तो जब यहाँ पर ये हूण आए मध्य एशिया में, यहाँ पर यूची जाति जो कि कुषाणों की एक जनजाति है, यहाँ पर निवास कर रही है, तो हूणों ने इनको क्या कर दिया, यहाँ पर से भगा दिया पराजित करके। कुषाण यहाँ पर से विस्थापित होकर कहाँ चले आए? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया आप लोगों को पता है यहाँ पर हिंद यवन शासक कर रहे थे, जो कि हमने डेमेट्रियस वंश पढ़ा, यूक्रेटाइटिस वंश पढ़ा अभी हम लोगों ने, यहाँ पर वो शासन कर रहे थे। और यहाँ पर हमने देखा हर्मियस जो है वो अंतिम शासक था। हर्मियस कौन था? अंतिम शासक था। तो जब यहाँ पर से कुषाण आए बैक्टीरिया में, तो कुषाण का एक राजा था जिसका नाम है कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस और हर्मियस का यहाँ पर होता है युद्ध,
और युद्ध में कौन जीतता है? कुडुलकसफिशस जीतता है। और कुडुलकसफिशस जब जीतता है तो इसने क्या कर दिया, फिर यहाँ पर हिंद यवनों का अंत कर दिया और कुषाण वंश की स्थापना कर दी। और ये कहाँ पर की है? ये की है बैक्टीरिया में, जो कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। यहीं पर ये माना जाता है कि पहले यहाँ पर जो कुषाण है, कुषाणों ने यहाँ पर शकों को भी हराया था। शकों को हराकर बैक्टीरिया से जो शक हैं वो कहाँ चले आए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। और ये जो शक हैं वो फिर भारत में 5 भागों में विभाजित हो चुके थे। तो शकों को पराजित किसने किया था? कुषाणों ने पराजित किया था। और शक कहाँ आए? ये आए भारत में चले आए। तो शकों के बाद भारत में कौन चला आया? कुषाण चले आए। अब कुषाणों में ये जो कुडुलकसफिशस है ये कहाँ चला आया? ये पाकिस्तान के पेशावर में चला आया। पेशावर में चला आया, उसके बाद इनके जो शासक हैं वो मथुरा में भी आए। तो पेशावर और मथुरा में इन्होंने अपनी क्या बना दी? राजधानी बना दी। तो कुषाणों की राजधानी आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप बोलोगे पेशावर और दूसरी है मथुरा। और यहाँ पर से आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पर एक मार्ग आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो कि इस तरीके का मैंने रेड कलर से कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग। चीन में हुआ करता था रेशम। चीन में क्या होता था? रेशम। सूत यहाँ पर होता था रेशम। और यहाँ पर से रेशम कहाँ जाता था? रोम में जाता था। और रोम के बाद यहाँ पर आ जाता है यूरोप। तो रोम में व्यापार किया जाता था रेशम का। और ये रेशम कहाँ से होते हुए जाता था? आप लोग देख रहे हैं कि भारत से इसका मार्ग गुजर रहा है। तो जब भारत से मार्ग गुजरेगा तो यहाँ पर जो शासक हैं, जो कनिष्क इसका शासक आएगा अभी कुषाणों का, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर बीच में टैक्स वसूलेंगे। क्योंकि आप लोग जब देखते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यापार होता है तो बीच में क्या होता है? टैक्स देना पड़ता है, स्टेट को टैक्स देना पड़ता है, तभी आप लोग यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार कर पाओगे। तो अगर आपको चीन वालों ने अपने रेशम का व्यापार यूरोप में करना है, रोम में करना है, इटली में करना है, तो वो भारत से होके जाएगा। और भारत से होके जाएगा तो भारत को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। भारत को टैक्स देना पड़ेगा तो भारत को ये यूरोप से जो ये रोम के निवासी हैं वो क्या देंगे? मुद्राएं देंगे। और टैक्स के रूप में इनको क्या मिलती है? स्वर्ण मुद्राएं। जब स्वर्ण मुद्राएं इनको मिलती हैं तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कुषाण काल में होता है। और ये कैसी मुद्राएं हैं? ये शुद्ध सोने की मुद्राएं हैं। कैसी मुद्राएं हैं? शुद्ध सोने की मुद्राएं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेशम मार्ग का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किस में किया गया? कुषाणों ने किया। और भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वो कुषाणों ने चलाए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये रेशम के बारे में एक ये चीज़ कहा जाता है कि ये जो रोम की बालाएं हैं वो चीन की रेशम की दीवानी थी। यानी कि यहाँ की जो औरतें थी वो रुमाल भी रेशम के कपड़े का पहनती थी, रखती थी। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो भी खजाना रोम में है, जो भी इटली में है, यूरोप में है, वो खजाना अब कहाँ आएगा? भारत आएगा। क्योंकि भारत को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जब भारत के पास विदेशों से विदेशी मुद्रा का यहाँ पर आ रही है, अभी आप देखते हैं कि भारत की मुद्रा कहाँ जा रही है? भारत की मुद्रा विदेशों में जा रही है। मेड इन चाइना का माल यहाँ पर आ रहा है तो हमारी मुद्रा विदेशों में जा रही है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो रहा है। लेकिन उस समय विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पर भारत में आ रहा है। तो भारत में जब विदेशी मुद्रा का यहाँ पर आएगी, भारत में विदेशी मुद्रा ज़्यादा मात्रा में आएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी? बढ़ेगी। और भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाने लगेगा इसी काल के बाद। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी देखें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, और मेन टॉपिक है हमारा कुषाण। कुषाण में कुडुलकसफिशस आता है पहला, और इसने कुषाण वंश का संस्थापक है, ये भी हमने देख लिया है। इसकी जानकारी हमको रैवतक अभिलेख में मिलती है। और ये जो रैवतक अभिलेख है ये किसका है? ये कनिष्क का है। ये रैवतक अभिलेख किसका है? कनिष्क का अभिलेख है।
अब आप लोगों से यही देखो, कुषाण वंश का पहला शासक जिसने तांबे की मुद्रा जारी की थी, तो कुजुल कड़फिसस ने क्या किया था, यहाँ पर तांबे की मुद्रा जारी की थी। क्या की थी इसने? तांबे की मुद्रा जारी की थी और इसने राजधानी तक्षशिला को बनाया था। उसके बाद आता है विम कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस के बाद विम कड़फिसेस आता है और इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था विम कड़फिसेस। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि कोई एक इंसान अगर किसी चीज़ का शिलान्यास कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब काम उसी ने कर दिया। आप लोग देखते होंगे शिलान्यास लोग करते हैं, नेता शिलान्यास कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने उसको सब कुछ बना दिया। इसी प्रकार कुजुल कड़फिसेस ने इस वंश का नींव रखी थी। ऐसा नहीं कि इसने इसको बहुत फैलाया था, लेकिन विम कड़फिसेस है जिसने इसका विस्तार किया था। इसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, यहाँ की राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया था, यहाँ की सेना को सुदृढ़ किया था। जब ये चारों दिशाओं में काम करेगा तो यही क्या होगा, इसका वास्तविक संस्थापक होगा। तो ये जो है एक प्रकार का शैव धर्मावलंबी है, यानी कि ये शैव धर्म को मानता है। इसके जो मुद्राएं हैं मुद्राओं में इसके नंदी, नाग, इस टाइप के जो चित्र हैं, चित्रांकन हैं, जो कि शिव जी से संबंध रखते हैं, उनका यहाँ पर चित्रांकन देखने को मिलता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि ये शैव धर्मावलंबी था। तो आप लोग देख रहे हैं कि भारत में विदेशी लोग आ रहे हैं और भारत में आके वो भारतीय संस्कृति को अपना ले रहे हैं। तो भारत की संस्कृति कितनी महान है, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ पर कोई विदेशी भी आता है तो वो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को अपना लेता है। तो भारत में शिव जी हैं और शिव धर्म इसने अपना लिया है। उसके बाद कुषाण वंश का पहला शासक है जिसने सोने की मुद्रा जारी की। ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश का पहला शासक जिसने सोने की मुद्रा जारी की। उसके बाद आता है कनिष्क, और कनिष्क का जो कालक्रम है वो 78 AD से 102 AD है। इसको हम बोलते हैं AD को। और इसका जो अभिलेख है रेवता का अभिलेख है और दूसरा है मथुरा अभिलेख। इसकी जो राजधानी है मथुरा और पेशावर है। जिस समय इसका राज्याभिषेक होता है, जिस समय इसको राजा बनाया जाता है, जिस समय ये गद्दी पर बैठता है, वो समय था 78 AD 78 ईस्वी। और उस समय से जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब से एक नया संवत का प्रचलन शुरू हुआ, जिसको हम बोलते हैं शक संवत। शक संवत का यहाँ पर क्या होता है, प्रचलन शुरू हो जाता है। उसके बाद कनिष्क के बारे में ये ध्यान में रखना है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ पर उस समय आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि द्वितीय नगरी क्रांति में जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म था। तो इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी के शासन में कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया। ये हमने बौद्ध धर्म में पढ़ लिया था। तो आई होप आप लोगों को पता होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। कमेंट करके चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में जो भी जानकारी आपको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि इससे पहले जब हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ा था उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताऊँगा। इसकी जो उपाधि है वो देवपुत्र की उपाधि है। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाला जो कुषाण वंश का शासक है वो कौन है, तो वो है कनिष्क। देवपुत्र की उपाधि इसको चीन से प्राप्त हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो चीन है वो हिमालय के पार है। हिमालय के पार जाकर इसने चीन पर कुछ हिस्सा अपनाया था कनिष्क ने, जिस कारण इसको चीन से एक देवपुत्र की उपाधि प्राप्त हुई। इसने जो मुद्राएं चलाई थी वो सोने की मुद्राएं थी। सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिनार मुद्रा किसने चलाई, तो कुषाणों ने चलाई थी। दिनार को ही हम सोना कहते हैं। और कैसी मुद्राएं थी ये, शुद्ध सोने की मुद्राएं थी। और सर्वाधिक मुद्राएं भी इन्होंने ही चलाई थी, कुषाणों ने। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आप लोगों को कनिष्क के बारे में ध्यान में रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर से कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि पूछते जाते हैं। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो एक था चरक। चरक एक राजवैद्य था, आयुर्वेद का ये जानकार था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता। इस चरक संहिता को चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को कहा जाता है, जिसके रचनाकार हैं चरक। उसके बाद
नागार्जुन है इसके उसमें दरबार में, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उसके बाद वसुमित्र है, वसुमित्र की अध्यक्षता में यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद है अश्वघोष, अश्वघोष इसके राज कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने एक रचना की जिसका नाम है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अश्वघोष ने रचना की है, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है, जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है। इस प्रकार कुषाण वंश का अंतिम राजा आता है वासुदेव। तो वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम राजा है। यहाँ पर इस प्रकार कुषाण वंश का भी अंत हो जाता है। तो कुषाण वंश के बारे में आप लोगों को और भी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, जैसे कि सर्वाधिक मात्रा में उस समय वास्तुकला का यहाँ पर विकास हुआ था। वास्तुकला का में देखेंगे आप लोग गांधार कला है, मथुरा शैली है, इनका विकास यहाँ पर हुआ था। तो अजंता की गुफाएं, मथुरा, गांधार कलाएं, ये सारी कलाएं हैं जो कला का विकास रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, वो हमको कुषाण कालों में भी देखने को मिलता है। तो ये था इसका प्रभाव। तो यहाँ से प्रश्न आपके जो गांधार कला है, मथुरा कला है, यहाँ पर से प्रश्न आपके मेंस में पूछे जाते हैं, जो आपके लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, या फिर एपीयू का होगा एग्ज़ाम, या फिर कोई भी आप लोग मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे तो वहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार है जो कि हमने आज विदेशी आक्रमणों को देखा और महत्वपूर्ण चैप्टर था मौर्योत्तर काल का, वो कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रीय राजवंशों के उदय की। तो तब तक बने रहिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में।